Hello dear student, today we start exercise 7.2 question number 12. Dear student, question number 12 आपसे क्या कह रहा है, देखिए इंटीग्रेशन हमने फाइंड करना है। इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3 x की पावर 5 dx का हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम कैसे इसका इंटीग्रेशन निकालें, ये देखिए बच्चों, देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 की होल पावर 3 x की पावर 5 dx। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं बच्चों, x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3, x की पावर 5 को हम x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 लिख सकते हैं ना, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसा क्यों किया? ऐसा बच्चों सिर्फ इसलिए किया, देखिए अगर आप x क्यूब माइनस 1 को t मानते हो, अगर आप x क्यूब माइनस 1 यानी x क्यूब वाले टर्म को t मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन करके वेरिएबल की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी x स्क्वायर आएगा। अब यहां तो x की पावर 5 था, आ गई ना बात समझ में? तो x की पावर 5 तो आ नहीं रहा है, डिफरेंशिएशन करके तो कम आता है ना पावर, ठीक है। तो इसलिए हमने x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 में इसको ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करके x स्क्वायर मिल रहा है। क्लियर? अब आप ये सोच रहे होंगे सर x की पावर 5 को क्यों नहीं माना? अगर x की पावर 5 को t मानता हूं तो डिफरेंशिएशन करके वेरिएबल की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी x की पावर 4 हो जाएगा, और इस पूरे इक्वेशन में x की पावर 4 वाला टर्म कहीं पर भी नहीं है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो फिर हमारा क्वेश्चन फंस जाता। क्लियर? इसलिए हमने x की पावर 5 को ऐसे तोड़ लिया। क्लियर? अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं बच्चों, पुट x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू t, इस पूरे को t मान लेते, क्योंकि इस पूरे को t मान के फायदा क्या है कि ये पावर के अंदर, ये जो पावर है जिसकी पावर लगी है उसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल आ जाएगा, और सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना यानी उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर इसकी पावर 1/3 करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, और t की पावर 1/3 हो तो उसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान, इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है। क्लियर? आ गई ना बात? तो इस पूरे टर्म को हमने t मान लिया। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 1 का 0, अब x का दोबारा करोगे dx आएगा, और t का कितना आ गया, dt आ गया। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर x का दोबारा होगा dx अपॉन dt। अब यहां इंटीग्रेशन में आपने उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, तो यहां सीधे समझने के लिए 3x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर दोबारा x का करोगे तो dx आ गया, और 1 का 0, t का dt हो गया। क्लियर? तो देखिए i इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 की जगह में हमने t रख दिया, ठीक है, x क्यूब माइनस 1 की जगह में t, और उसकी पावर 1/3, t की पावर 1/3 आ गया। क्लियर? इनटू x क्यूब है ना बच्चों साथ में, तो x क्यूब माइनस 1 अगर t है तो x क्यूब इक्वल्स टू कितना, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, यानी t प्लस 1। क्लियर? तो t प्लस 1 आ गया, तो इस x क्यूब की जगह में हमने रख दिया t प्लस 1। x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई, देखिए x स्क्वायर dx इक्वल्स टू, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल टू किधर जाके डिवाइड में, यानी dt अपॉन 3। तो x स्क्वायर dx की जगह में dt अपॉन 3 आ गया। देखो ये अपॉन में जो 3 है वो तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 इस t के साथ भी चला गया और 1 के साथ भी चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना दोनों के साथ, तो t की पावर 1/3 इंटू t। देखो बच्चों इसका और इसका बेस सेम है ना, तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 4/3, यानी t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू 1 कितना आ गया, t की पावर 1/3, और बाहर से कितना आ गया, dt। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट? यहां पर तक 1/3 बाहर ले चुका हूं पहले, ये कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ अंदर, t की पावर 1/3 इंटू t, दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1/3 करोगे 4/3 आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखो 1/3 तो बाहर से ऐसे ही रहा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, t की पावर 4/3, पावर में 1 ऐड हो जाता है, x की पावर n की तरह x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, 4/3 प्लस 1, और उतना ही अपॉन में भी आ जाएगा। अगर आप 4/3 प्लस 1 करोगे इसका मतलब है कितना, 7/3। देखो ये 3 इधर चला गया ना, 4 प्लस 3 7, 7/3, अपॉन में 7/3 आ गया, 7/3 का उल्टा कर दीजिए, कितना हो गया, 3/7। क्लियर?
प्लस टी की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन करो कितना आता है, टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में भी इतना ही आएगा, यानी कितना 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 कितना 4/3, अपॉन में 4/3 आ गया, उसका उल्टा कर दो कितना हो गया 3/4। क्लियर, प्लस कांस्टेंट कितना c, क्लियर, प्लस कांस्टेंट कितना आ गया c आ गया, कोई डाउट, ठीक है ना, प्लस उसमें हमने कांस्टेंट c जोड़ दिया, तो ये 3 को उसके साथ ले जाइए, i इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, कितना बचा 1/7, t की जगह में हमने कितना रखना है x³ - 1, तो t की जगह में x³ - 1, 4/3 प्लस 1 कितना 7/3 प्लस 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल, 3 अंदर जाएगा दोनों के साथ जाएगा ना, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 1/4, t की जगह में x³ - 1, 1/3 प्लस 1 कितना 4/3 प्लस कितना c। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, सर ये 1/3 हम c के साथ क्यों नहीं ले गए, बिल्कुल ले जा सकते हैं, अगर आपने ये कंफ्यूजन हो रहा है ये 1/3 तो सबके बाहर पे था, पूरे इंटीग्रेशन के बाहर पे था, इंटीग्रेशन किया कांस्टेंट जुड़ा तो ये तो इसके साथ भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, तो बच्चों c कांस्टेंट है, c के अपॉन में 3 आएगा, 3 भी कांस्टेंट है, तो c/3 कांस्टेंट तो आया, उसको हमने एक कांस्टेंट कैपिटल C मान लिया, बस ये हुआ क्या, अगर आप ये 3 को इसके साथ भी ले जाओगे तो c/3 लिख दिया ना, c भी कांस्टेंट है 3 भी कांस्टेंट है, तो जो भी सॉल्व करके आएगा कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने कैपिटल C मान लिया, आ गई ना बात समझ में, तो बात एक ही है, चाहे आप ये c लिखो चाहे c/3 करके कैपिटल C लिखो, आएगा तो कांस्टेंट ही ना, तो बस यही इसका क्या है आंसर है, क्लियर, हम उस कांस्टेंट की वैल्यू तो ना निकाल रहे हैं, अगर वैल्यू निकाल रहे होते तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, वैल्यू नहीं निकाल रहे तो आप इतने में ही छोड़ो, कांस्टेंट के साथ ले जाओ या नहीं ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती तब इसको हम जरूर कांस्टेंट के साथ ले जाते हैं, क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो इसको हम ऐसे दूर कर सकते हैं, क्लियर डियर स्टूडेंट, ठीक है, आ गई ना बात समझ में, बाकी बाद में बात करेंगे कि कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, वो तो बात की बात है, ठीक है, उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट अब देखिए 13th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x² / 2 + 3x³ की होल पावर 3 का, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो अपॉन में x की पावर 3 है ना, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करके x की पावर 2 मिल जाएगा ना, डिफरेंशिएशन करने में पावर कम हो जाती है ना, तो किसकी जगह में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपॉन वाले टर्म की जगह में सब्स्टिट्यूट कर दो, पता कैसे चलना है किसकी जगह में सब्स्टिट्यूट करना है, समझ में आ रही बात, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करके आपको बचा हुआ पार्ट मिल जाए, देखो x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, तो बस क्या करेंगे, पुट 2 + 3x³ = t, इस पूरे को मानना, क्यों, इससे फायदा क्या होगा, इस पूरे की जगह में ये जो दो टर्म दिख रहे हैं, दो टर्म का होल क्यूब कर रहे हैं ना, a + b का होल क्यूब लग रहा है, इन दो टर्म की जगह में एक सिंगल टर्म आ जाएगा और उसका क्यूब तो उतना ही होता है ना, t की पावर 3 तो आएगा, आ गई ना बात में, अब a + b का होल क्यूब लगाओगे तो बहुत लंबा आएगा और केवल सिंगल टर्म a का क्यूब करोगे तो बस a³ ही आएगा, क्लियर बच्चों, इसलिए पूरे टर्म को t मान लेना है, तो देखिए 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 ऐसे ही रहा, x³ का 3x², फिर x का दोबारा करोगे dx और t का करोगे dt, क्लियर बच्चों, कैसे हुआ समझ में आ रहा है, 3 3 जा 9, 9x² dx = dt, तो x² dx = ये 9 इसके अपॉन में चला गया dt/9, क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, कैसे किया समझ में आया, ठीक, तो देखिए i = कितना, इंटीग्रेशन x² dx है ना, x² dx ऊपर तो है, ये dx चाहे बीच में लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है ना, x² dx कितना dt/9, तो इसकी जगह में तो आ गया dt/9, ठीक है, 2 + 3x³ की जगह में t की पावर कितना 3, तो यहां कितना आ गया t की पावर 3। अब देखिए बच्चों 1/9 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, अंदर कितना बचा dt/t की पावर 3, देखो 1/9 ऐसे ही रहा, इस t की पावर 3 को ऊपर ले जाओ, t की पावर -3 dt, अगर अपॉन में 1/t होता तब तो log t हो जाता, t की पावर 1 होता अपॉन में तब तो log हो जाता, ठीक है ना, t की पावर 1 के अलावा कुछ भी हो फिर उसको x की पावर n की ही तरह सॉल्व करते हैं, क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में, t की पावर 1 हो
तो फिर अलग चीज है। 1/t केवल हो तब तो उसका लॉग में आएगा, बाकी कुछ भी हो अपॉन में, t की पावर 2, 3, -3, -4, -1, उस सब केस में फिर आपका आंसर x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वैसे ही निकलेगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए i इक्वल्स टू कितना, 1/9 बाहर से ऐसे ही रहा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल की पावर में एक ऐड हो जाता है, -3 +1, जितना पावर में रहता है वेरिएबल की डिनोमिनेटर में भी उतना ही आता है, -3 +1 प्लस कांस्टेंट c, i इक्वल्स टू 1/9, t की पावर -3 +1 कितना, -2, अपॉन में भी -2 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है ना। देखो 1/9 इंटू -2, 9 इंटू -2 कितना, -18, तो कितना आ गया, -1/18। क्लियर? चाहे माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात तो एक ही आई, आ गई ना बात समझ में। तो 9 2 जा 18, -1/18, ये t की पावर -2 नीचे ले गए, t की पावर -2 नीचे ले गए, 1/t² प्लस कांस्टेंट c, तो कितना आ गया देखिए, -1/18, t का स्क्वायर कह रहा है ना, t की जगह में कितना रख देंगे, 2 + 3x³, तो t की जगह में हमने रख दिया 2 + 3x³, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, तो यही आपका इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये समझ में आ गई बात, -1/18 इंटू में 18 के साथ इंटू में 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस ऊपर कांस्टेंट कितना, c। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे निकालना है समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। डियर स्टूडेंट देखिए, इंटीग्रेशन हमने फाइंड करना है 1/x log x की होल पावर m का। हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखिए हम किसको t माने। देखो बच्चों, x को t मान के क्या आपको डिफरेंशिएशन x का कभी इतना मिल सकता है, या 1/x को t मान के क्या 1/x का डिफरेंशिएशन कभी इतना मिल सकता है log x? नहीं। जबकि log x को अगर t मानूं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x मिल सकता है ना। log x डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूट जब आप करते हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ठीक है। तो log x को अगर मैं t मानूं तो log x का डिफरेंशिएशन करके 1/x मुझे क्या मिल जाएगा, 1/x मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मैं किसको t मानूंगा, पुट log x इक्वल्स टू t, तो log x का 1/x, फिर x का करोगे dx और t का करोगे dt। आ गई ना बात समझ में। तो i इक्वल्स टू कितना आ गया, ये समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, आफ्टर डिफरेंशिएशन, ये आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x फिर x का dx इक्वल्स टू t का dt। क्लियर? अब देखिए 1/x dx है कि नहीं है, 1/x फिर dx, तो 1/x dx की जगह में dt रख दो, तो 1/x dx की जगह में हमने dt रख दिया ऊपर। क्लियर? देखो 1/x dx, इसकी जगह में dt रख दिया। अब अपॉन में है ना, तो अपॉन में log x की पावर m है, तो log x की जगह में हमने t रख दिया, तो t की पावर m। यहां पर एक कंडीशन भी दी है बच्चों, ध्यान से देखिए, कंडीशन दे रखी है m does not equals to m 1, m does not equals to 1, m 1 के बराबर नहीं है। ये तो दे ही रखा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, वो ठीक है, वो कंडीशन दे रखी है, लेकिन एक कंडीशन दे रखा है m does not equals to 1, m 1 के बराबर नहीं है। अगर m 1 के बराबर हो जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर ये भी हो सकता था 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? ठीक है ना, ये कंडीशन में बोल रहा है ना, m does not equals to 1, m 1 के बराबर नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये t की पावर m ऊपर गया, t की पावर -m dt, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, t की पावर -m +1 अपॉन में भी -m +1 प्लस कांस्टेंट c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी है, log x, तो log x की पावर -m +1 अपॉन में भी कितना आ जाएगा, -m +1 प्लस कांस्टेंट c, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं log x की होल पावर 1 -m अपॉन में भी 1 -m प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं ना डियर स्टूडेंट। या ये भी लिख सकते हैं log x को नीचे ले जा सकते हैं, 1/1 -m log x की पावर, अब ये -m प्लस में हो जाएगा प्लस m, ये 1 माइनस में हो जाएगा m -1।
क्लियर बच्चों? तो इतने भी छोड़ सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। कैसे पता कर रहा है, समझ में आया ना? सिंपल सा है। किसको टी मानना है मैंने आपको बता दिया, जिसका डिफरेंशिएशन करके बचा हुआ पार्ट मिल जाए एक्स का, ठीक है ना? जिस उस फंक्शन को टी मानना जिसका डिफरेंशिएशन करके बचे हुआ पार्ट आपको मिल जाए। जो इस क्वेश्चन में जो x का जो रेस्ट पार्ट है वो मिल जाना चाहिए उसका डिफरेंशिएशन करके। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें किसको टी माने, साफ दिख रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके इसकी वेरिएबल की पावर एक कम हो जाएगी ना, एक्स मिल जाएगा। भले ही उसके साथ कांस्टेंट कुछ भी आए लेकिन एक्स मिल जाएगा ना। आ गई ना बात समझ में? तो किसको टी मानो, अपॉन वाले टर्म को। तो क्या करेंगे, पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू टी। 9 का 0 हो गया, माइनस 4 ऐसी रहा, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का dx इक्वल्स टू t का dt। तो माइनस 4 इंटू 2 कितना, माइनस 8x dx इक्वल्स टू dt। x dx इक्वल्स टू कितना, ये माइनस 8 इसके अपॉन में चला गया, dt अपॉन माइनस 8। कैसे मिला, समझ में आया? देखो 9 माइनस 4x स्क्वायर को t माना, 9 का 0 हो गया, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर x का dx हो गया और t का dt हो गया। सॉल्व करो, माइनस 8x dx इक्वल्स टू dt, x dx इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस 8 हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? ठीक है। अब देखिए i इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन x dx की जगह में कितना आ गया, dt अपॉन माइनस 8। क्लियर? 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह में हमने कितना मान लिया, t। क्लियर? देखो अब ये माइनस 8 बाहर आ गया ना, तो कितना आ गया, 1 अपॉन माइनस 8 इंटीग्रेशन dt अपॉन t। ठीक है, i इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8 dt अपॉन t कितना आ गया, log t प्लस कांस्टेंट कितना आ गया, c। क्लियर? ठीक है, dt अपॉन t log t तो होता है ना 1 अपॉन x dx log x, तो 1 अपॉन t dt log t। मैं पहले भी बता चुका हूं, t की पावर 1 है तो log में आ जाएगा। आ गई ना में अपॉन में t की पावर 1 है, log आ जाएगा। ठीक है, i इक्वल्स टू कितना, i इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए माइनस 1 अपॉन 8 log t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t कितना है, 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो t की जगह में 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना, 4x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट कितना, c। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। देखिए 16th क्वेश्चन बहुत आसान है। e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। बच्चों e की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, क्योंकि यहाँ x की जगह में 2x प्लस 3 है तो अपॉन में किसका कोएफिशिएंट आ जाएगा, मैंने बताया था ना, डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है और इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है। अपॉन में किसका कोएफिशिएंट आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। बस यही इसका आंसर होता है। दो तरीके हैं, देखो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड बहुत इजी है, बिना सब्स्टिट्यूशन के कैसे बनाओगे, e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर ax का, देखो e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ax अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये भी तो आता है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो अपॉन में क्या आ गया, a प्लस c। यही होता है ना, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो अपॉन में a आ गया। तो इसका भी उसी तरीके से देखो, e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3, अपॉन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए i इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 3, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है इसमें 2, तो अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस क्या आ गया c। तो ये इसका आंसर आ गया। एक मेथड तो ये हो गई। सब्स्टिट्यूशन से बनाना है तो सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या कहती है, सब्स्टिट्यूशन से बनाओ। इसमें क्या करोगे, किसको t मानोगे, अगर आप 2x प्लस 3 को t मानते हो, ठीक है ना, तो देखो x का dx हो जाता है, तो मिल जा रहा है ना dx बराबर dt, और तो x वाला टर्म कुछ बचा नहीं इसमें, केवल dx ही बचा। तो 2x प्लस 3 को t मानने पर x का डिफरेंशिएशन dx तो लिखते हो ना आप यहाँ पर, ठीक है, तो बस मिल गया आपको, पूरा काम हो गया आपका। तो क्या लिख सकते हैं, देखो पुट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t, तो इसको मानिए तो
x का dx हो गया, 3 कांस्टेंट है 0 हो गया, इक्वल्स टू t का dt हो गया आफ्टर डिफरेंशिएशन। ये हमने कैसे निकाला? आफ्टर डिफरेंशिएशन। मैंने पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया है आपको। तो dx इक्वल्स टू कितना बच्चों? ये 2 यहां मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, dt अपॉन 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 की जगह में क्या आ गया? 2x प्लस 3 की जगह में t, इस dx की जगह में कितना आ गया? dt अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 बाहर हो गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, तो e की पावर t प्लस c, यही तो होगा ना बच्चों। तो 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहा। e की पावर t की जगह में कितना? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट जनरल में c आ गया। तो ये c पावर में नहीं ऐड हुआ है, हाँ ये ध्यान रखना, पावर में ऐड नहीं हुआ है। तो यही आ रहा है ना आंसर, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c। कोई अंतर है? देखो ये ज्यादा इजी है कि नहीं है? सब्स्टिट्यूशन से लंबा हो रहा है तो इससे ज्यादा इजी हो जा रहा है। तो दोनों मेथड्स का यूज कर लीजिएगा, जो आपको अच्छी लगे उससे बना लीजिएगा, क्योंकि e की पावर 2x प्लस 3 सिंगल टर्म है, इसलिए हमने बिना सब्स्टिट्यूशन से भी इसको बना सकते। क्लियर? अब 17 देखिए, इसको आप बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, x के 2 टर्म है, एक x है, एक e की पावर x स्क्वायर है। आ गई ना बात में? तो अब हम इसमें किसको t माने? अगर हम ये x स्क्वायर को t माने तो ऊपर वाला टर्म सीधे मिल जा रहा है ना। e की पावर x स्क्वायर को नहीं मान सकते हो t, क्यों? e की पावर x स्क्वायर को t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो e की पावर x स्क्वायर ही आएगा पहले। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी तो e की पावर x ही होता है ना। आ गई ना बात में? तो e की पावर x स्क्वायर का अगर आपने t माना तो उसका डिफरेंशिएशन तो पहले e की पावर x स्क्वायर ही आएगा। ठीक, तो फिर आप कहां पुट करोगे उसको? देखो ना, e की पावर x स्क्वायर को अगर आपने t माना तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर x स्क्वायर का 2x हो गया, फिर x का dx हो गया, इक्वल्स टू dt हो गया। अब x से dx तो चलो ठीक है, मिल गया, x dx तो आ रहा है। अब इसके साथ ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, e की पावर x स्क्वायर, ये तो अपॉन में है। आ गई ना बात में? हाँ, कर जरूर सकते हैं। कैसे? e की पावर x स्क्वायर को t मान लीजिए, यहां पर t रख दीजिएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आएगा वही चीज। ठीक है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसकी जगह में t रख देंगे दोबारा। ठीक है, x dx की वैल्यू यहां से इसके अपॉन में चला गया, dt अपॉन 2t, आएगा वही चीज, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बन तो इससे भी जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो इससे भी बन जाएगा, e की पावर x स्क्वायर को t मानोगे तब भी बन जाएगा। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? तब भी आपका बन जाना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पता चल गया, तब भी बन जाना है, बस यहीं पर e की पावर x स्क्वायर की जगह में t रख देना। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन बच जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, आ तो आंसर जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे इसमें फंस जाएं। ठीक है ना, वैसे सिंपल सिंपल है, बन जाएगा, लेकिन हो सकता है फिर भी आप लोग बीच में फंस जाएं। तो बेहतर होगा जब भी ये e वाला आए उसके पावर में मान लीजिएगा t, जो उसके पावर वाला फंक्शन है उसको t मानना। जैसे यहाँ पर किसको मानोगे? x स्क्वायर को t मान लिया, x स्क्वायर को t मान के ऊपर वाला पूरा dt में मिल जा रहा है ना, सीधे पता चल रहा है साफ साफ। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आफ्टर डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का 2x, फिर x का dx, फिर t का dt। तो x dx इक्वल टू ये 2 इसके अपॉन में dt अपॉन 2। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो i इक्वल टू कितना? इंटीग्रेशन x dx की जगह में dt अपॉन 2, अपॉन में देखो e की पावर x स्क्वायर की जगह में t। आ गई ना बात में? x स्क्वायर की जगह में कितना? t। क्लियर? ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, ये e की पावर t ऊपर गया, e की पावर माइनस टी dt। अब क्या होगा? देखो 1 अपॉन 2 ऐसी रहा, जब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है तो e की पावर माइनस x का क्या होगा? माइनस e की पावर माइनस x होगा। होगा कि नहीं होगा? e की पावर x का जब e की पावर x होता है तो e की पावर माइनस x का उसमें बाहर से माइनस आ जाएगा, तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस e की पावर माइनस टी प्लस कांस्टेंट c। तो कितना आ गया देखिए, प्लस, और ये प्लस में ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस टी, t कितना दे रखा है? x स्क्वायर, तो कितना आ गया? e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। आ गई ना बात समझ में? देखो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस टी तो होगा, ये होता है ना, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x होता है।
क्लियर? तो ध्यान रखना, तो उसी प्रोसेस को करा और हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।